मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। सिर्फ सिक्रीशन जाए मीरोक्राइन, पार्ट ऑफ सेल क्लोज एपोक्राइन, पूरी की पूरी सेल सिक्रेटरी हो जाए होलोक्राइन ग्लैंड। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? आज बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज की। व्हाट टिश्यू वाज गिवन बाय बिचेट, साइंटिस्ट का नाम है, और प्लांट में ये वर्ड दिया एनग्रू ने। या हम ये कह सकते हैं कि एनिमल टिश्यू वर्ड दिया बिशेट ने और प्लांट टिश्यू वर्ड किसने दिया? बिशेट ने। मैल्पिजी जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो टिश्यू की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। एंड जो मैं आपको बता रहा था, मालपीजी, जिन्होंने मालपीजियन ट्रिब्यूट पे स्टडी किए थे, इज नोन एज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। वैसे हिस्टोलॉजी वर्ड दिया था मेयर ने। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं: बिशेट, एनग्रू, मालपीजी, मेयर। एंड व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। In animals, there are four major type of tissues found: epithelial, then connective, उसके अलावा और कौन से होते हैं, चलो बताओ? मस्कुलर एंड नर्वस। Four major type of tissues are found, as you can see here: epithelial, connective, muscular and nervous और neural tissues. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है, दैट इज ओरिजिन। तो एपिथेलियल बिना सोचे समझे आप बता सकते हो एक्टो, मीजो और एंडो, तीनों जर्म लेयर से ये डेवलप होते हैं, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म से। जबकि कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू सिर्फ मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। एंड नर्वस टिश्यू थोड़ा सा अंदर होता है हमारी बॉडी में, तो वो किससे होगा? एंडोडर्म से। तो आप लोकेशन के हिसाब से भी याद रख सकते हो। एपिथेलियम पूरे बॉडी में प्रेजेंट है तो हर जगह से, मस्कुलर और कनेक्टिव, ब्लड और मसल्स अंदर होती हैं तो मीजो मिडिल पार्ट में, और नर्व्स, न्यूरॉन्स सबसे अंदर होते हैं तो एंडोडर्म से। याद रह जाएगा इससे। चलिए, तो अब व्हाट इज टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ये हैविंग सेम ओरिजिन and which perform a similar function is known as tissue. तो ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन सेम, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। चार मेजर टाइप के टिश्यूज हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। ओरिजिन मैंने बताया ये तीनों से, ऑल, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। देन ये दोनों सिर्फ मीजोडर्म, एंड न्यूरल इज डेरिवेटिव ऑफ एंडोडर्म। तो ये चार मेजर टाइप के टिश्यूज आपको पढ़ने। उसमें सबसे पहला कौन सा आता है? एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू, जब भी आप टिश्यू पढ़ें उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहां पे प्रेजेंट होता है वो टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दोनों तरफ। जितने भी एक्सपोज्ड सरफेसेस हैं हमारी बॉडी के, वहां पे प्रेजेंट होगा। जहां पे भी प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात आएगी, वहां पे आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा बच्चों? यस, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। अब इसकी फॉर्मेशन कहां से होती है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि तीनों जर्म लेयर से इसकी डेवलपमेंट होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट इवोल्व्ड एंड फर्स्ट फॉर्म्ड, सबसे पहले इवोल्व होने वाला भी और सबसे पहले बनने वाला टिश्यू भी है एम्ब्रियो में। ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के? तो फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो चीज आती है फीचर्स में बेटा, दैट इज
कि ये प्रेजेंट होता है, रेस्ट करता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट, बेस का मतलब क्या होता है, जो फाउंडेशन प्रोवाइड करे, है ना। तो ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, तो याद रखना आपको, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, राइट। अब देखिए आपको बड़ा एक कहते हैं ना इंटरेस्टिंग, शॉकिंग लगेगा कि यहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगे एपिथेलियल टिश्यू में। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जब ब्लड वेसल्स नहीं होते तो फिर खून क्यों आता है हमारी स्किन में जब कट लगता है, तो क्योंकि देखो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ऊपर सारा क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू, और इस एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे बच्चों प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू के जो क्या क्या है ब्लड वेसल्स हैं, वो इसको सप्लाई करते हैं। तो एज सच एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन जो अंडरलाइन, जो उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वो उसको सप्लाई करती है, वो इसको न्यूट्रिएंट्स देती है बाय डिफ्यूजन थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रहेगा। अब इन सेल्स में हाई पावर होती है रीजनरेशन की, पावर ऑफ रीजनरेशन। तो डैमेज होने के बाद दोबारा से रिपेयरिंग हो जाती है इनकी। एंड एपिथेलियल टिश्यू सेल्स फॉर्म्स, आगे हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स उनकी फॉर्मेशन यही होती है। क्लियर टू एवरीवन। तो एपिथेलियल टिश्यू में एक तरफ तो फ्री सरफेस होगा, ठीक है, जो या तो बाहर की तरफ एक्सपोज करेगा आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ, अगर वो एक्सटर्नल कवरिंग बना रहा है, और इंटरनल कवरिंग बना रहा है तो बॉडी फ्लूइड की तरफ होगा। इसे ये एक लाइनिंग और कवरिंग प्रोवाइड कर देता है टू आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक बार एक चीज बता देता हूं मैं टाइप्स बताने से पहले, कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करी हमने, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर है, जिसमें दो लेयर होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर पार्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, विच इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स और टू पार्ट्स, बेसल लेमिना एंड फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना। फाइब्रस लेमिना को रेटिकुलर लेमिना भी कहते हैं। अभी काम क्या करता है, ये काम क्या आता है, ये लेमिना आउटर जो थिन लेयर है वो क्या बनाएगी, बेसल लेमिना, जिसमें पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ये नॉर्मली विजिबल नहीं होती। जो अंदर की लेयर है, जो थिक है, दैट इज नोन एज फाइब्रस या रेटिकुलर लेमिना। इसमें कोलेजन होता है, कोलेजन फाइबर्स होंगे, रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, इसलिए इसको रेटिकुलर लेमिना भी कहा जाता है। और इसको सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसका काम ही है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये सेलेक्टिव एक्सचेंज में हेल्प करती है। जो अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स हैं और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज है, उसमें भी ये हेल्प करती है। कौन, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दो टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अगर सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज हो तो उसको सिंपल वर्ड्स में क्या कह देंगे हम, सिंपल एपिथेलियम। मल्टी लेयर्ड हो जाए, वन सेल थिक हो जाए, तो उसको क्या कह देंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सिंपल एपिथेलियम
सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर थिक अगर है एपिथेलियम तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियम, राइट। अब ये सिंपल एपिथेलियम बहुत सारे सब टाइप्स में डिवाइड होता है। इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम आता है, इट इंक्लूड्स क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल के बाद कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड में भी फिर क्यूबोइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम, राइट। चलिए, तो ऐसा एपिथेलियम जो सिंगल लेयर का बना होता है और हमारी बॉडी की कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स की कवरिंग बनाता है, उसको कह देते हैं हम सिंपल एपिथेलियम। जो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कवरिंग बना रहा है, वो क्या कहलाता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर, मोर देन वन लेयर थिक। तो इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम सिंपल एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको तीन टाइप का, मेजरली स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनर, और लास्ट में सिलिएटेड भी, और सिलिएटेड में भी दो, क्यूबोइडल एंड कॉलमनर, मॉडिफिकेशन के हिसाब से। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है बच्चों, पेवमेंट एपिथेलियम। लार्ज फ्लैट सरफेस है, आपको दिख रहा है फ्लैट सरफेस, क्लियर दिख रहा है आपको, जैसे टाइल्स फिट होती हैं फ्लोर में उस तरह से ये अरेंज होता है, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं बेटा। अब ये सारी की सारी सेल्स किस पे प्रेजेंट हैं, इनका बेस क्या होता है। पहले हमने बात करी थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, ये सारे के सारे लाई करते हैं ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है सेल्स का वो भी फ्लैट है, वो भी फ्लैट हो जाता है, और नॉर्मली सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एट सेंटर, जिससे सेल्स बल्ज करती हुई दिखाई देती हैं सरफेस पे। सो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम कह रहे हैं, कहां कहां प्रेजेंट होता है, क्या क्या काम करता है। सिंगल सेल थिक है तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएगा। जो इनर ऑर्गन्स हैं, चाहे ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स के एयर सैक्स हैं, उनकी वॉल्स में ये प्रेजेंट होता है। और फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन देखो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटेक्टिव तो है ही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, गैस एक्सचेंज कर रहा है यहां पर, और जो बॉडी फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड है, उसकी सिक्रेशन भी करता है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, तो बहुत सारी लोकेशंस हैं हमारी बॉडी में थ्रू आउट जहां पे ये नॉर्मली देखने को मिलता है। तो सबसे पहली लोकेशन तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप याद रखिए, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, लंग्स में। उसके बाद ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, हार्ट की वॉल्स में, ठीक है। सिलोम की जो सिलोमिक फ्लूइड जो बनाता है, तो सिलोम में इसको कहते हैं मीजोथीलियम, इन सिलोम इट इज नोन एज मीजोथीलियम। चलिए यहां पे मैं बताता हूं आपको, सिलोम में इसको क्या कहते हैं, मीजोथीलियम। अदरवाइज ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और हार्ट में क्या कहलाएगा, एंडोथीलियम। कहां कहां पे, ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड हार्ट,
प्लस लिम्फ वेसल्स, क्योंकि ये सारे अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो ये एंडोथेलियम। और बाकी सब केसेस में आप इसको कह सकते हैं एपिथेलियम। अब कई बार ये इस तरह से वेवी हो जाता है। वेवी स्क्वेमस एपिथेलियम इज नोन एज टेसिलेटेड एपिथेलियम। वेवी, वेव लाइक अपीयरेंस, ठीक है। तो ये लोकेशन और फंक्शंस की बात हो गई। अब बच्चों आ जाते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज क्यूबोइडल। नाम याद रखना है, शेप याद रखनी है, वैसा ही एपिथेलियम। क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबिकल सेल्स, स्क्वेरिश सेल्स, स्क्वायर में होंगे ऐसे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम। बाहर से, आउटर व्यू से, सरफेस व्यू से वो कैसे लगेंगी, पॉलीगोनल। न्यूक्लियस यहां पे भी आप देख रहे हैं राउंडेड न्यूक्लियस है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम हो गया। अब ये सेल्स कई बार क्या बनाती हैं, आउटर सरफेस से माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन करती है। माइक्रोविलाई डेवलप फ्रॉम आउटर सरफेस, देन इट इज नोन एज ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम इसको कहेंगे। कब कहेंगे, जब आउटर सरफेस से माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन होगी। अब माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, माइक्रोविलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई डेवलप हो जाते हैं। जो हमारे गोनेड्स हैं, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस और ओवरी, उनको गोनेड कहा जाता है। तो टेस्टिस और ओवरी में ये क्या कहलाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम। नाम से समझना है, जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, नई जर्म सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहेंगे। जब इसके सरफेस पे माइक्रोविलाई आ जाए तो इसको ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम कहेंगे। याद रहेगा, नॉर्मली ये क्यूबोइडल एपिथेलियम कहलाता है। नाउ लोकेशन एंड फंक्शन, कहां कहां ये प्रेजेंट होगा, कहां क्या क्या इसके फंक्शंस होंगे। तो फंक्शंस में तो वो सारे के सारे, ये भी प्रोटेक्टिव है, ये भी सिक्रेटरी है, सिक्रेशन करता है, एब्जॉर्प्टिव है, और इसके साथ साथ जर्मिनल एपिथेलियम की फॉर्म में ये गैमीट फॉर्मेशन भी करता है, टेस्टिस और ओवरी में। इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहेंगे। तो हमारे डक्ट की ग्लैंड्स में नेफ्रॉन, जो किडनी का नेफ्रॉन है, उसके ट्यूबुलर पार्ट में ये प्रेजेंट होगा। सिंपल हो जाएगा याद कि डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रेटिक ग्लैंड है, उसके अलावा पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ओवरी टेस्टिस में तो है ही, वहां पे जर्मिनल एपिथेलियम कह देंगे इसको। और स्पेशली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होगा। आइरिस ऑफ आई, है ना। तो सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, तो पीसीटी डीसीटी में प्रेजेंट होगा, जहां पे इसमें माइक्रोविलाई होंगे जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, और इसको ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम कहेंगे इसको। थर्ड वन इज क्यूबोइड, सॉरी कोलमनर। देखिए पिलर लाइक सेल्स है ना, लंबी लंबी सेल्स आपको दिख रही है, देन इट इज नोन एज कोलमनर एपिथेलियम। अब कोलमनर एपिथेलियम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कि यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स तो है, लेकिन साथ में जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो भी अलग दिख रही होगी आपको, है ना। न्यूक्लियस नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ, अभी तक सेंट्रल न्यूक्लियस आ रहा था, बट यहां पे नियर बेस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर बेस।
अब कुछ सेल्स इसमें मॉडिफिकेशन भी शो करती है, वहां पे म्यूकस प्रेजेंट होगा कुछ सेल्स में, स्लाइमी सिक्रेशन, तो उनको क्या कहते हैं, गोबलेट सेल्स, म्यूकस सेल्स या गोबलेट सेल्स। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में और स्टमक में गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, स्टमक में स्पेशली गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगी। और यहां पे भी अगर फ्री एंड पे विलाई आ जाए, माइक्रो विलाई डेवलप हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम, वही ब्रश बॉर्डर, वहां पे क्यूबोइडल था, यहां पे कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा बच्चों। तो ये सिंगल लेयर यहां पे भी होगी, लेकिन सेल्स टॉल हैं, पिलर लाइक हैं, जहां पे न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट है। फिर स्ट्रक्चर के बाद आपको दो चीजें याद रखनी है, फंक्शन एंड लोकेशन। तो फंक्शन की बात करें तो क्या क्या फंक्शन होंगे इसके, लोकेशन का तो आइडिया आ ही गया होगा। तो मेजरली तीन फंक्शन है, प्रोटेक्शन, क्योंकि एपिथेलियल है तो प्रोटेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। सिक्रेटरी मैंने अभी बताया, गोबलेट सेल्स होती है, म्यूकस सेल्स होती हैं, और माइक्रोविलाई की वजह से, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहां कहां होती है, कहां का ये प्रेजेंट होता है, तो कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, आप भी कह सकते हो, इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको, क्योंकि वहां पे वो म्यूकस सिक्रेटिंग होता है, तो स्टमक में जो ग्लैंड होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहां पे प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी ये प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं, ये वाली जो बात मैंने बताई थी फंक्शन वाली, ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, ये माइक्रोविलाई यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये हाईली मैग्नीफाइड व्यू है, माइक्रोविलाई एंटीरोसाइट्स, तो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, और प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये आउटर सरफेस पे होते हैं। अब मॉडिफिकेशन, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम में जो फ्री सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, वहां पे सिलिया प्रेजेंट होंगे, थंब रूल मान के चलिए आप, तो वो क्या हो जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब ये सिलिया डेवलप होते हैं बेसल ग्रेन्यूल से, सिलिया डेवलप फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल। यहां पे मॉडिफिकेशन भी हो जाती है, तो म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट होती है कई बार। ठीक है ना, तो सिलिएटेड में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। दो टाइप का ये होता है, पहला क्या हो जाएगा, जैसा नाम वैसा काम, एक सिलिएटेड कॉलमनर था और एक सिलिएटेड क्यूबोइडल था। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में कॉलमनर और क्यूबिकल सेल्स, अगर उनके सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट है तो इसको सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है, तो मेनली आपको लोकेशन याद रखनी है कि सिलिएटेड एपिथेलियम कहां कहां प्रेजेंट होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंक्यूल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के, उसमें फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होगा सिलिएटेड, चलो मैं मेंशन कर देता हूं, कॉलमनर सिलिएटेड होगा वहां पे। और क्यूबोइडल सिलिएटेड कहां प्रेजेंट होगा, क्यूबोइडल सिलिएटेड इज प्रेजेंट इन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी, राइट। इसके अलावा फेरेंक्स में भी प्रेजेंट होता है, कैविटीज में जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड की है वहां पे भी प्रेजेंट होता है। अब कुछ जगह आपको, कुछ बुक्स में आपको एक और टाइप का एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा, सिंपल एपिथेलियम में ही, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, झूठा एपिथेलियम। तो नॉर्मली सेल्स हमने देखा कि
सिंगल लेयर थिक होती है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई बार ऐसा अपीयर होता है कि ये मल्टी लेयर्ड है सिंगल लेयर्ड ही, लेकिन अपीयरेंस क्या हो जाती है, मल्टी लेयर्ड। ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्योंकि जो लॉन्ग सेल है वो तो सरफेस तक एक्सटेंड कर जाएंगी, लेकिन जो स्मॉल सेल्स हैं, शॉर्ट सेल्स हैं, वो सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही, वो सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही, ये वाली, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट सेल्स में राउंडेड न्यूक्लियस हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये मल्टीपल लेयर्ड अपीयर होती है, ऑल्दो दे आर सिंगल लेयर्ड, तो इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के लेवल्स अलग अलग होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ हो गया, यहाँ पे, तो ये एक लेवल हो गया न्यूक्लियस का, जबकि शॉर्ट सेल्स का नीचे होगा तो ये सेकंड लेवल हो गया। सारी की सारी सेल सिंगल लेयर्ड है, लेकिन लग कैसा रहा है, मल्टी लेयर्ड है। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड के भी, जैसा नाम वैसा काम। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हो जाएगा, कॉलमनर सिलिएटेड हो जाएगा अगर सिलिया प्रेजेंट होंगे तो, है ना। तो ये आपको अगर पूछ ले कोई तो आपको पता होना चाहिए। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम से पहले आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम का आइडिया होना बहुत जरूरी है। ग्लैंड क्या होते हैं कि ऐसी सेल्स क्यूबोइडल या कॉलमनर एपिथेलियम की जो कि कैसी होती हैं, सिक्रेटरी हो फंक्शन में, सिक्रीशन का काम करें, उसको हम क्या कह देंगे बच्चों, ग्लैंडुलर सेल। और वो एपिथेलियम क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी इसमें भी, ये दोनों पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए। कॉलमनर या क्यूबोइडल सेल्स हो जो कि सिक्रेशन का काम करें, वो एपिथेलियम क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, लेकिन ये बेस्ड है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सेल्स, सेल्स के नंबर पे, ठीक है। अब आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर ग्लैंड। यहां पे देखिए आइसोलेटेड सेल है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी सेलुलर। क्लस्टर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड देखने को मिलता है बच्चों मोस्टली गोब्लेट सेल्स, म्यूकस सेल्स में, जबकि मल्टी सेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। तो यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है या सिक्रेटरी फंक्शन में होती है, वो क्या कहलाएगी, गोब्लेट सेल्स। उसके बाद यूनिसेलुलर के बाद यूनिसेलुलर में भी एक दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन सिक्रेशन, बेस पे हो जाएंगे एक्सोक्राइन। एक्सो का मतलब ही क्या होता है बेटा, आउटसाइड, ये तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जो डक्टलेस ग्लैंड है, जिनमें ट्यूब्स नहीं होती टू कैरी देयर सिक्रेशन, जिनको हार्मोन्स कहते हैं, डायरेक्टली ब्लड में अपनी सिक्रेशन छोड़ देते हैं, वो तो क्या हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। और जिनमें डक्ट की हेल्प से, ट्यूब की हेल्प से अपनी सिक्रेशन को टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम होता है, वो क्या कहलाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा मोड ऑफ सिक्रेशन के बेस पे भी एक क्लासिफिकेशन होती है। मोड ऑफ सिक्रेशन कौन कौन से होंगे, तीन टाइप के होते हैं, देखो डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सेल्स है,
ये इनका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको। अब ये सिक्रीशन बाहर की तरफ जा रही है, ये इसकी सिक्रीशन है। दूसरा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल्स है, ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल्स है, और ये इसकी सिक्रीशन है। थर्ड केस, these are cells having nucleus, this is cell and content। तो इसके बेसिस पे तीन टाइप के हैं ये। सबसे पहला है मीरोक्राइन। मीरोक्राइन का मतलब इस ग्लैंड में जो सिक्रीशन है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चली जाती है, नो लॉस ऑफ सेल्स, तो वो क्या कहलाएगा? मीरोक्राइन ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड हो गया आपका, आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सिर्फ सिक्रीशन बाहर जाती है डिफ्यूजन के थ्रू, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया। सेकंड वन इज, दूसरा क्या है? ये फर्स्ट वन हो गया, सेकंड वन विल बी एपोक्राइन, एपोक्राइन ग्लैंड। अब आप देख रहे होंगे एक पार्ट जो है वो बाहर जा रहा है सिक्रीशन की फॉर्म में, है ना? अ पार्ट ऑफ सेल इज गोइंग आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन, तो क्या कहलाएगा बच्चों? एपोक्राइन ग्लैंड। एंड थर्डली, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, एक मिनट बच्चों। एपोक्राइन में ए पार्ट ऑफ सिक्रीशन गोइंग आउट, सेल का श्रिंकेज दिख रहा है और उसका पार्ट बाहर जा रहा है, वो एपोक्राइन ग्लैंड। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स। मदर्स में मेमोरी ग्लैंड प्लस सलाइवरी ग्लैंड, सॉरी स्वेट ग्लैंड। एंड थर्ड वन कि पूरी की पूरी सेल सिक्रीटरी होके बाहर चली जाती है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड वन इज होलोक्राइन ग्लैंड, राइट? पूरी की पूरी सेल बाहर चली जाती है, और ये होते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। सो मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। सिर्फ सिक्रीशन जाए मीरोक्राइन, पार्ट ऑफ सेल क्लोज एपोक्राइन, पूरी की पूरी सेल सिक्रीटरी हो जाए होलोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं, सॉरी डक्ट्स नहीं होती, और उनकी सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं, डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं। ऑलरेडी आप 8-9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ये एक्सोक्राइन डक्ट के हेल्प से अपने सिक्रीशन को लेके जाते हैं। सिरोमेना ऑफ ईयर, जिसको ईयर वैक्स भी कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड की सिक्रीशन, एंजाइम्स की सिक्रीशन, ठीक है? कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम क्या हो जाएगा? कि मोर देन वन लेयर थिक मल्टी लेयर्ड सेल्स, राइट? एक से ज्यादा सेल्स होंगी तो उसको क्या कह रहे हैं हम? कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की और जंक्शंस की, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, राइट? चलिए बच्चों, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बताओ आप।